जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं आपको NCERT की क्लास 6 से लेकर 12th तक एक तो सार संग्रह की क्लासेस चल रही हैं आपकी, जिसमें हम इकोनॉमिक्स की क्लास कर रहे हैं, और अभी NCERT पॉलिटी की क्लासेस मैं करा रहा हूं। इसमें मैं आपको MCQ करा रहा हूं। NCERT सार संग्रह जो बुक है उसमें पॉलिटी की क्लास थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। तो थ्योरी की क्लास आप NCERT सार संग्रह में पढ़िए और यहाँ पर आप MCQ से अपना चेक कीजिए कि आपने जो पढ़ा है वो क्वेश्चंस आपसे हो पा रहे हैं या नहीं। हम एक क्लास में 20 क्वेश्चन करते हैं, तो आज की क्लास में हम 21 से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। पहला है, ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है, जिला पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा स्तर है। तो बताइए इन कथनों में कौन सा कथन आपका सही है? क्या ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होता है, और ग्राम पंचायत के बाद जो दूसरा स्तर होता है वह जिला पंचायत नहीं होता, वह होता है आपका विकास खंड। जिला पंचायत नहीं होता, वह होता है विकास खंड। विकास खंड को हम जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति भी कहते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। जिला परिषद कह लीजिए या फिर पंचायत समिति कह लीजिए। वो ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो ग्राम पंचायत का जो कार्य होता है उसको परमिशन ग्रांट कौन करता है? तो ये आप सभी को पता है कौन करता है? ग्राम सभा। ग्राम सभा ग्राम पंचायत की नियुक्त रूप से जो बैठक होती है, इसका मुख्य काम होता है कि उनके जो गांव में जो भी विकास के कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रम को लागू करना और अपनी पंचायत को स्वीकृति प्रदान करना कार्य करने के लिए। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आमदनी का कौन सा स्रोत नहीं है? तो कौन सा स्रोत नहीं है? घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर, ये तो इसके स्रोत हैं। समुदाय के काम से मिलने वाला दान, ये भी इसके स्रोत हैं। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जिला पंचायत के माध्यम से आती है, ये इसकी आमदनी का स्रोत नहीं है। भू राजस्व कर, ये भी आमदनी का स्रोत है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आमदनी थोड़ी होती है, ये तो आपको योजना पे खर्च करना होता है। वो बात अलग है कि आज के टाइम में ये भी लोग आमदनी बना लेते हैं। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत के कौन से कार्य हैं? तो ग्राम पंचायत का कौन सा कार्य है निम्नलिखित में से? पहला, सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव कार्य है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, ये भी कार्य है। ग्रामीणों को रोजगार देना और संबंधित योजनाएं लागू करना, उपयुक्त सभी इसके कार्य हो जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। भारत में गांवों की कुल संख्या लगभग कितनी है? भारत में गांवों की कुल संख्या लगभग कितनी है? तो अकॉर्डिंग टू NCERT आपका 6 लाख से अधिक है। भारत में 6 लाख से अधिक गांव है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नगर निगम के आय के नहीं है? नगर निगम के आय के नहीं है। तो कौन सा? संपत्ति कर, ये आय का है। दुकान और होटल आदि पर लगाए जाने वाला कर, ये भी है। वाणिज्य कर ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो वाणिज्य कर होता है वह आपका नगर निगम को पैसा, नगर निगम के आय के वह नहीं होता है। बाकी अगर बात करूं कि नगर निगम को पैसा कहां से मिलता है, तो नगर निगम को पैसा बहुत जगह से मिलता है। अलग अलग तरीक़ों से नगर निगम को पैसा मिलता है, चाहे वो टैक्स के रूप में हो, चाहे सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई सुविधा हो, उसको भी
वो पैसे ग्रांट करती है, लेकिन वाणिज्य कर उसके आय के लिए नहीं होता है। नगर के स्थानीय शासन के संबंध में निम्नलिखित वाक्यांश में रिक्त स्थान को सही शब्दावली से पूर्ति कीजिए। जहां डैश विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वही उन्हें लागू करने का काम और अन्य कर्मचारी करते हैं। ओके, तो नगर का स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन है तो विधायक तो होंगे नहीं, जिला मजिस्ट्रेट ये भी नहीं होंगे। अब आते हैं ये और ये, तो जहाँ सदस्य विभिन्न मुद्दों पर, सदस्य नहीं, जहाँ पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करता है, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त का होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पार्षद जो होता है वो विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करता है, और आयुक्त को कमिश्नर भी कहा जाता है, तो ये चीज़ भी थोड़ा याद रखिएगा। आयुक्त को कमिश्नर भी कहा जाता है, जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं। क्लियर। भारत में किस नगर निगम का कार्यकाल वर्ष 1994 के भयंकर प्लेग फैलाने के बाद हुआ? तो 1994 के बाद भारत में किस नगर निगम का कायाकल्प, तो किसका हुआ था? तो ये आपका हुआ था सूरत नगर निगम का। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था, और सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था, तो इसलिए वहाँ पे फ्लैग फैला था। और होता क्या था कि लोग कूड़ा कचरा जो होते थे वो नालियों में, सड़कों पर फेंक देते थे। सफाई कर्मचारी ठीक से कूड़ा कचरा उठाते नहीं थे, जिसके चलते बहुत परेशानियाँ होती थी। तो इसी को देखते हुए नगर निगम को यहाँ पर अब भाई फ्लैग फैला तो बीमारी हुई, तो इसीलिए इसके कार्यकलाप को चेंज किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सचिवालय का निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। सबसे पहले इसमें पूछ क्या रहा है? असत्य। अच्छा, असत्य कथन हमें बताना है। तो केंद्रीय सचिवालय का निर्माण 1930 के दशक में किया गया था, ये बात आपका सही है। जो केंद्रीय सचिवालय है, इसके दो मुख्य इमारतें हैं, जिनमें से एक का नाम है साउथ ब्लॉक और दूसरे का नाम है नॉर्थ ब्लॉक। जब आप दिल्ली जाइएगा तो जो राजपथ है उसके साइड में देखिएगा, यहाँ पे आपका साउथ ब्लॉक और ये आपका नॉर्थ ब्लॉक आपको दिख जाएगा। इसका कार्य 1930 के दशक में हुआ था। दूसरा बात करते हैं, साउथ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय के दफ्तर हैं। तो साउथ ब्लॉक में आपका वित्त मंत्रालय और दाईं साइड में नॉर्थ ब्लॉक है, जहां पर वित्त मंत्रालय है, और ये बोल रहा है साउथ ब्लॉक में। ना, ये गलत है। आपका दाईं साइड में नॉर्थ ब्लॉक है, ये है दायां साइड, यहाँ पे है आपका नॉर्थ ब्लॉक, और नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय है। और जो आपका बायां साइड है, जिसको हम साउथ ब्लॉक कहते हैं, यहाँ पे रक्षा मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री है यहाँ पे। तो साउथ ब्लॉक में डिफेंस मिनिस्ट्री आपकी आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री आपकी साउथ ब्लॉक में, और नॉर्थ ब्लॉक में आपकी आती है वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय। ठीक है, तो नॉर्थ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय दफ्तर नहीं, नॉर्थ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर है। हाँ, ये सही है, ये सही है, ये वाला गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए, बात करते हैं कथन की। तो कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दें। कॉल सेंटरों से जुड़े रोजगार के मामले में भारत एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियों के भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। ओके, इसका कारण बता रहा है कि विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग और आसानी से कम वेतन मिल जाता है। तो ये कथन तो सही है कि आसानी से लोग मिल जाते हैं और अंग्रेजी बोलना। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन ए और कथन आर दोनों सही है, और ये उसका सही रिस्पॉन्स है। क्लियर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये कहाँ पर है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आपका मुंबई में है। क्लियर? और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के शोषण को रोकने के लिए एक टोल फ्री चाइल्ड लाइन नंबर सरकार के द्वारा जारी किया गया है। वह नंबर क्या है? तो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के शोषण को रोकने के लिए एक टोल फ्री चाइल्ड नंबर सरकार के द्वारा आपका जारी किया गया है। बताइए वह नंबर क्या है? तो आपने एनसीईआरटी के बुक में देखा होगा, चाइल्ड लाइन 1098 है ये। ठीक है, जब भी कोई बच्चा अगर संकट में हो तो वह एक राष्ट्रीय, ये 24 घंटा टोल फ्री नंबर है, इस पर फ़ोन कर सकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये आपका समर्पित है। ठीक है, बाकी ये चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की एक पहल है जिसमें बच्चों को सेव करने के लिए ये आपका हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। सरकारी प्राथमिक स्कूलों में मध्य भोजन योजना, मिड डे मील व्यवस्था किया जाना किसके निर्देशों को कार्यान्वित करने की दिशा में उठाया गया कदम है? तो जो मिड डे मील है ये आपका किसके निर्देशों के कार्य करने की दिशा में उठाया गया ये कदम है? तो ये आपका किसके द्वारा है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा, भारत सरकार ये आप क्या कहते हैं, ये योजना सबसे पहले तमिलनाडु में जहाँ पर अभी लैंग्वेज विवाद भी आपका चल रहा है, तो तमिलनाडु में यह योजना भारत में सबसे पहले तमिलनाडु से स्टार्ट हुई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को ये कहा था कि आप अपने स्कूल में 6 माह के अंदर इस मिड डे मील योजना को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तमिलनाडु, उसके बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था इसको लागू करने का। क्लियर? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। तो पहला कथन तो आपका एकदम सही है, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। और संसद में हम मनोनीत तो होता नहीं है, यहाँ पे तो लोग कैसे आते हैं? चुन के आते हैं, तो निर्वाचित होना चाहिए था, तो ये वाला गलत हो गया। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए, एक ही कथन आपका सही है। फिर से है आपका असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन। जब से स्कूलों में मिड डे मील मिलने लगा है, बच्चों की उपस्थिति में सुधार आया है। बात तो सही है। उस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिली है। यहाँ बात कह रहा है जातिगत, तो कथन तो ये भी सही है, कथन ये भी सही है आपका, लेकिन जो रीज़न है, अगर देखें रीज़न, तो रीज़न इसका सही नहीं बैठ रहा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाएंगे कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन जो इसका कारण है ये इसका उचित स्पष्टीकरण नहीं देता है। क्योंकि देखिए, वे माताएं जो पहले काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर आना पड़ता था, अब वो ऐसा तो करेंगे नहीं क्योंकि उन्हें स्कूल में ही खाना मिल जा रहा है। तो इस कार्यक्रम से जो जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूलों में सभी जाति के बच्चे आते हैं, सभी जाति के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। कुछ स्थान पर वो तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा जाता है। तो जब ऐसा किया जाएगा तो विद्यार्थियों को एक तो भूख भी मिटेगी और दूसरा उनको क्या कहते हैं, जो ये जातिगत पूर्वाग्रह है इसको कम करने में भी फ़ायदा मिलेगा। बाकी अगर बच्चे भर पेट खाना खाएंगे, खाली पेट नहीं रहेंगे, तो उन्हें पढ़ाई में भी मदद मिलेगी। समझ आया? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो रीज़न है वो सही नहीं है। अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट मुख्यतः किस चीज़ से जुड़ा था? तो बताइए किस चीज़ से जुड़ा था?
अफ्रीकी अमेरिकन के बीच असमानता, हाँ ये इसी से जुड़ा था। लैटिन अमेरिका लोगों के साथ असमानता नहीं, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जो 1913 से लेकर 2005 में रोजा पार्कस नाम की एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। इन्होंने 1 दिसंबर 1995 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद जब उन्होंने अपनी सीट पर एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया था, तो उस दिन उनको मतलब उनके साथ असमानता हुई। देखिए ये एक्चुअली हुआ क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रोजा पार्कस नाम की एक महिला थी, ये अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। तो एक दिन ये काम करके पूरी थक जाती हैं, तो बस में जब ये बैठती हैं तो इन्होंने गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया। तो उस दिन इन्होंने इनकार तो कर दिया, लेकिन ये असमानता को विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि उस गोरे व्यक्ति ने इनको भेदभाव करते हुए बस से उतार दिया था, जिसके चलते ये आंदोलन एक रूप लिया और धीरे धीरे फिर जो अफ्रीकन अमेरिकन मतलब अधिकांश गरीब लोग थे उनके साथ अत्याचार किया जाता था, उन सब चीज़ों से ये मूल भाव पकड़ने लगा। तो याद रखिएगा, अफ्रीकी अमेरिकन के बीच जो असमानता थी उसको लेकर ये था। बाकी ये जो स्टोरी है ये आपका एनसीईआरटी में थोड़ा दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रतिबंध की बात करता है? अनुच्छेद पूछ रहा है, तो बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा। तो बात करते हैं हम अनुच्छेद 15 की। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 15 है वह राज्य में किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, कोई नागरिक हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल वंश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, वह अपने सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थान पर कहीं भी प्रवेश कर सकता है, कोई भेदभाव नहीं होगी। आगे क्वेश्चन है हमारा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से बताइए कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो नीचे पढ़ लिया करिए कि कौन सा कथन आपका असत्य है। इस अधिनियम के द्वारा दिव्यांगजनों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार का दायित्व निर्धारित किया गया है। ये बात एकदम सही है। फ्री एजुकेशन टू डिसेबल पर्सन्स कह सकते हैं या पता नहीं। सार्वजनिक स्थलों का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि वहाँ पर दिव्यांगजनों को पहुँचना सरल हो। हाँ, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो इसमें असत्य पूछा है, तो असत्य आपका ना 1 है ना 2 है। आपने देखा होगा बहुत ऐसे, अब तो रेलवे स्टेशन पे देखिए या फिर जो सीट्स होती हैं जो उस पर नंबर लिखा रहता है, वहाँ पे भी देखिएगा दिव्यांगजनों के लिए ऐसे डॉट सिम्बल्स बने होते हैं जिनको वो उंगली से छू के पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर यहाँ पर है। भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के संदर्भ में ओपीडी शब्द का पूर्ण विस्थापित रूप है ओपीडी। तो क्या है ये? क्या हो जाएगा आपका? शब्द का पूर्ण विस्थापित रूप है। तो ओपीडी किसका स्थापित रूप था? ये आपका है बाह्यरोगी विभाग। ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या फिर बाह्यरोगी विभाग इसका नाम है। ठीक है, मतलब ये पूर्णतः होता क्या है, जब अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में आपको भर्ती होना होता है तो सबसे पहले आपको ओपीडी में ही भेजा जाता है। ठीक है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जल और स्वच्छता सत्य विकास के किस क्रम का लक्ष्य है? जल और स्वच्छता, तो किसका लक्ष्य है ये? लक्ष्य 6, सत्य विकास लक्ष्य 6, जल और स्वच्छता, क्लास 7 चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन किए एनसीईआरटी के, और मैं अभी पॉलिटी करा रहा हूँ। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी सुबह की क्लासेस में आपको प्रैक्टिस और शाम की क्लासेस में थ्योरी एनसीईआरटी सार संग्रह चलते रहेगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।